और जी वडोदरा सवाल पूछ रहा है कि जो विस्थापित पाकिस्तान से आए हैं, हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो जाएं तो जाएं कहां। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम महासभा ने पाकिस्तान के हिंदुओं को देश में शरण देने की बात कही है। मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सैयद शाहिद आजम ने जी वडोदरा से बात करते हुए कहा है कि जब बांग्लादेशियों को शरण दी जा सकती है तो पाकिस्तान के हिंदुओं को क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं, इसलिए हिंदुस्तान इन्हें शरण यहां पर दे और ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की मुस्लिम महासभा ने पाकिस्तान के हिंदुओं को देश में शरण देने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर कोई अल्टीमेटम दिया जा रहा है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इनको यहां पर रहने दिया जाना चाहिए। देश में शरण देने की वकालत की गई है। मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सैयद शाहिद आलम, उन्होंने जी वडोदरा से बात करते हुए यह बात कही। वहीं जैसलमेर में रह रहे शरणार्थी हिंदुओं के समर्थन में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम भी आगे बढ़कर आए हैं। दरगाह के खादिमों का मानना है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों के साथ पाकिस्तान में दोहरा सलूक हो रहा है और पाकिस्तान में भारतीयों को मुहाजिर कहा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदू हो या मुस्लिम, उन पर लगातार जुल्म किया जा रहा है। ऐसे में जैसलमेर में रह रहे पाक हिंदुओं को जल्द ही मदद दी जानी चाहिए और उन्हें जैसलमेर में ही रहने देने की अनुमति देनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोग हैं और सभी धर्म के लोग हैं उसमें शामिल, और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ जुल्म सितम से परेशान हैं। तो हिंदुस्तान में आने वाले जो उनकी चाहत है कि भाई हम अपने देश के अंदर जाकर रहें, 1947 से यहाँ से चले गए थे किसी वजह से, और अगर वो यहाँ पर आकर वापस बसना चाहते हैं और उनकी नियत इरादे सही हैं, प्रशासन हुकूमत को चाहिए कि उनको रहने की इजाज़त दी जाए। वहाँ के हालात देखते हुए यहाँ जो रहना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। यहाँ पर बड़ा खुशगवार माहौल रहता है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ मुसलमान भी परेशान हैं और दूसरे लोग भी परेशान हैं। सन 1947 में जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग टुकड़ा हो गया, जो ये हमारे लिए एक आज नासू बन के रह गया। और ऐसा नासू बन के रह गया जो कुछ लोग यहाँ से हिंदुस्तान से जो मुसलमान या हिंदू जो लोग गए, वो आज वहाँ महाजिर के महाजिर ही हैं। हमारे भाई हैं, वो भी कहीं भी रहे, किसी धर्म के हैं, लेकिन वो हमारे हैं और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में आके हमारे भाई रहें और जो हमारा कानून अगर उनकी इजाज़त देता है। तो नहीं जैसलमेर में भारतीय नागरिकता की गुहार लगा रहे पाक हिंदुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसका मजमून कुछ इस तरह है। पाकिस्तान मत भेजो। यहाँ इन्होंने एक पत्र भी लिखा है नरेंद्र मोदी को, और इस पत्र का मजमून जो है वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि हमारी इस बस्ती में पाकिस्तान से आए हुए कई सारे लोग रह रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को हमने वहाँ देखा है। वहाँ हिंदुओं को एक जानवर की तरह रहना पड़ता है और जब चाहे मालिक जानवर से खाना दे, चाहे न दे, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, उनसे काम में ले। हिंदू धर्म अपने धर्म की पालना के लिए वहाँ कोई आजादी नहीं है। और इस तरह के मार्मिक मजमून भरे इस पत्र में इन्होंने नरेंद्र मोदी का संबोधन दिया है। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। और ये उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री इनकी गुहार सुनेंगे और इन लोगों को इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति देंगे। पीएम को अपनी फरियाद सुनाने वाले खौफजदा हिंदू परिवार पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, अब इन्हीं की जबानी सुनिए। हमने बड़े प्रेम से बात की सर, हम सरकार से अपने न्याय की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सरकार हमारे बारे में सोच रही है, हम जल्दी से जल्दी अपना कोई भी लेके आएंगे जो भी न्याय सरकार करेगी, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए। हमें सरकार से बात कर रहे हैं तो उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, उन्होंने सुनी नहीं। देखने खोरी खा अखबारों हुए, देखिए हमारा बच्चिया खो रहा, मैं खो रहा वहाँ, हमारा बच्चिया तंग है, मैं आप तंग हाजिरी नहीं कर गए। हमारे लिए बुरी हालत हो जाएगी। उधर जो हम जो टाइम निकाल आए हैं वो हमारे को ही पता है, बहुत उधर से जो हालात बुरे हैं और उधर से
सुकून मांगना चाहिए, इज्जत धर्म री पालना कजे, धर्म री जान मांगे। मैं वापस कौन जाए मर जाओ या तो कौन जाए पाकिस्तान में। जैसलमेर में ऐसे विस्थापितों की तादाद करीब 90 है, वहीं जोधपुर में इनकी तादाद करीब 150 है, जो अपने वतन पाकिस्तान जाने की बजाय हिंदुस्तान की सरजमी पर बसने को आमादा हैं। जोधपुर और जैसलमेर प्रशासन इन्हें पाकिस्तान भेजने पर विवश इसलिए है क्योंकि ये लोग धार्मिक वीजा पर हिंदुस्तान आए थे, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है। भारतीय कानून के आगे बेबस प्रशासन अब पाक हिंदू विस्थापितों को जबरन उनके देश भेज रहा है। इन विस्थापितों के साथ दो खास दिक्कत है। इन्होंने ना तो भारत में अपनी रिहाइश के 7 साल पूरे किए हैं और न ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि नागरिकता के लिए 20,000 की फीस जमा करना इनके बूते से बाहर है। लिहाजा प्रशासनिक अधिकारी भी कानूनन इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन पीड़ितों की सारी आस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। क्या मोदी सरकार नागरिकता नियमों में कुछ बदलाव करेगी, जिससे पाकिस्तान में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हिंदू विस्थापित हिंदुस्तान में अमन चैन की जिंदगी गुजार सकें? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही अहम बात यह कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए ये दो टूक शब्दों में कहा है कि पाक विस्थापित हिंदुओं को जल्द से जल्द यहां पर रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। उनके सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाने चाहिए। यहीं पर इनको बसाना चाहिए, क्योंकि ये वापस वहां जा नहीं सकते और वहां के हालात क्या हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। हिंदू हैं तो हिंदुओं की तरह इनसे बर्ताव होना चाहिए और हिंदुओं की तरह ही इनको बसाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जोधपुर से आते हैं और मारवाड़ को समझते भी हैं और इस समस्या से रूबरू भी हैं। उन्होंने जी मरोधरा की मुहिम पर यह बात कही है। वहीं जी मरोधरा की मुहिम पर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का कहना है कि यह गंभीर मसला है, जिस पर न सिर्फ सरकार को सोचना चाहिए बल्कि शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर तुरंत राहत देनी चाहिए। जो शरणार्थी जो परिवार यहाँ आए हुए हैं उनको भी बैठ के एक सही तरीके से जो है उसका एक विस्तृत रूप से जो उसकी सर्वे हो, और सर्वे होने के बाद में जो एलिजिबल हो, जो हिंदुस्तान के अंदर रहना चाह रहा हो, तो सरकार को एक अच्छे सोच के साथ में कदम उठाना चाहिए और उनको नागरिकता की जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके उनको नागरिकता देनी चाहिए। हिंदुस्तान छोड़ के वो जाने ही नहीं चाह रहे, तो वीजा का कोई महत्व नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिलाल अहमद साहब अब से कुछ देर पहले ये चीज कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रॉब्लम भी ज्यादा है, जहां पर वर्ग विशेष परेशान करता है और इस वजह से इनको यहां पर आना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम तो है ही, साथ में जातिगत मसले भी हैं। हिंदू सिंह सोढ़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ा साहब, हिलाल साहब की इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, इसका जवाब क्या है? देखिए, मैं आपसे एक बहुत साफ बात कह दूं कि ये जो बात को ठीक से नहीं समझने वाली बात है, क्योंकि 10,000 लोग 1965 में आए, 1971 में 90,000 लोग आए। ये वो रिकॉर्ड है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं। उसके बाद में जो यहां पर जिस तरह के हालात बने, और ये मैं आफ्टर 90s में तीसरे चरण की बात कर रहा हूं, उसमें 25,000 लोग आए हैं। ये सिर्फ राजस्थान की बात है, बाकी राज्यों में अलग से आए हैं। दिल्ली में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। अब ये जो सब है, इनमें ये सच बात है कि 1965 और 1971 में 36 कौम जिसको बोलते हैं हिंदूज की, वो लोग आए हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। और तीसरा जो ये चरण है, इसके अंदर तमाम वो लोग जो कि बड़ा वर्ग 90% जो है वो या तो एसटी के हैं या एससी के हैं, जिसमें भील एसटी और खास करके मेघवाल, बावरी, वागरी और ये लोग जो हैं वो एससी से हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, वो यहां आ क्यों रहे हैं? इसका एकमात्र अगर कोई वजह है तो वो है धार्मिक उत्पीड़न। पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है, पाकिस्तान क्या, मैं बाकी उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन निजाम क्या है वहां पर?
यहां पर जैसे माइनॉरिटी कमीशन है, यहां पर जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, यहां बहुत सारे इदारे हैं जो उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, शेल्टर से लेकर के यहां तक के उनके लाइवलीहुड की बात तक होती है। वहां पर आदमी का जीना हराम है। और अभी जो आप आंकड़े दे रहे थे जिसके अंदर लड़कियों के फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही थी 25-30 की, HRCP, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि एक महीने के अंदर अकेले सिंध सूबे के अंदर 40 से 50 जबरन लड़कियों को उठा करके और उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है मैरिज के नाम पर। जहां ऐसा निजाम हो वहां पर आप जातिवाद की बात करेंगे, ये जाति उत्पीड़न की वजह से आ रहे हैं यहां पर, या कोई आर्थिक वजह से आ रहे हैं यहां पर। बंसल साहब को जोड़ना चाह रहे हैं, आप उनके खुद के बंसल साहब को जोड़ना चाह रहे हैं, बंसल साहब। और मैं तो रोज सुनता हूं, नहीं सुनिए आप नहीं, एक मिनट थोड़ा सा बंसल साहब का रिएक्शन लेता हूं तो आपके पास। हाँ बंसल साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए इस विषय को डायल्यूट करने से कोई लाभ नहीं है। बात ये है कि देखिए ये हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं, भारत के सपूत हैं, और भारत के ऊपर मर मिटने वाले इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को और अपनी भारत की याद को अपने दिलों में संजोए बैठे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत माता की जय बोलते हैं। आप देखो राहुल जी, मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार हमने अपने रामनवमी की शोभा यात्रा में, दिल्ली में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है कम से कम 10 किलोमीटर लंबी रामनवमी के दिन। उस शोभा यात्रा में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के लगभग 150 परिवारों को हमने शामिल किया था। आप देखिए कि उन्होंने पूरी 10 किलोमीटर की यात्रा में जिस तन मन के साथ में वो लगे थे, और जिस भाव से वो लग रहे थे, मैंने कई बार उनसे पूछा, मैं आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, भाई साहब जिंदगी में कभी हमने रामनवमी नहीं मनाई। मैं दिवाली के दिन अपने पूरे परिवार को लेकर के मजनू के टीला में गया, वहां पर उनके साथ हवन किया। हिलाल साहब, देखा कि हमने कभी जिंदगी में दिवाली नहीं मनाई। हिलाल साहब, स्थिति ये है, स्थितियों से जीतते हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर हिंदू मुस्लिम के बीच की बात होती है तो दिक्कत क्यों होती है? मतलब ये तो पाकिस्तान की बात है, हिंदुस्तान की थोड़ी है। नहीं, देखिए, मैंने पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं एक चीज। मेरी बात ये थी कि अगर हम इस समस्या को सामाजिक संदर्भों में समझने की कोशिश करेंगे तो हिंदू मुसलमान को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। ये एक अहम एक श्रेणी है जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि केवल बात अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान की होकर रह जाएगी तो हम उस जटिलता को नहीं समझ पाएंगे जो कि इंट्रिंसिक है इस तरह की समस्याओं में। और ये जटिलता, देखिए, अभी जो आपके चैनल पर बैठे थे उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि 90% लोग जो आए हैं वो या तो, देखिए, SC ST हमारी कैटेगरीज हैं, हम भारत में रहते हैं, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। लेकिन इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ये पूरे साउथ एशिया की समस्या है, जिसमें कि अगर साउथ एशिया से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई अमीर आदमी आ रहा है तो वो मेहमान हो जाता है, और अगर कोई गरीब आदमी आ रहा है तो घुसपैठिया हो जाता है। तो मेरा कहने का जो अर्थ था वो ये था कि इसको इतना सिंपल अगर हम हिंदू मुसलमान के सेंस में करेंगे तब हमारी बात में वो बात हम उतना स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। एक बात, दूसरी बात, एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए। धार्मिक उत्पीड़न है, नहीं, धार्मिक उत्पीड़न के साथ साथ अगर आप इसको और पैमानों पर देखेंगे, इससे कौन इंकार करेगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता? मैं इस बात को मानता हूं, और मैं ही क्या मानता हूं, ये सारे आंकड़े इस बात का स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि वहां होता है। मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा एक मिनट विनोद भाई एक बात छोटी सी पूरी करने दीजिए। इससे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां हम पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात यह कर रहे हैं कि पलायन करके जो लोग साउथ एशिया में एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं उनका खास वर्ग भी है, और उस वर्ग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सीधा इसको धर्म के साथ पर जोड़ते रहेंगे तो जो वर्गीय सवाल है वो छूट जाएंगे कहीं पर। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप उन लोगों को वर्गीय आधारों पर भी देखें। नहीं, मेरा एक कहना है राहुल जी, देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि इस संक्षेप में इस समस्या को आप जनरलाइज समस्या के साथ नहीं कंपेयर कर सकते बिल्कुल भी। आप देखिए, अभी जो एक बच्ची से मैं मिला था अभी इसमें कैंप में जाकर के, 12 वर्ष की लड़की थी। मैं चाह रहा था उस बच्ची से बात करूं, बड़ी सहमति हुई, समझ जाओ, एक कैंप के अपने टेंट के कोने में बैठी थी चुपके। मैंने उसको किसी तरह से ढाढ़स बनाकर उससे बात करी, बिटिया तुम कहाँ रहते थे, क्यों पढ़ने जाते थे क्या? बोला नहीं, कभी नहीं गए अंकल, हम पहली बार यहाँ स्कूल में पढ़ने गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं जाते थे पढ़ने?
क्योंकि हम पढ़ने जाते ठीक थे है, तो मुस्लिम स्थितियां ये पढ़ने है, जाते थे। स्थितियां ये नहीं। बंसल साहब जी आता हूं मैं वापस द्विवेदी साहब से, मैं कमेंट लेने, जैन साहब भी बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फौरन लौट रहा हूं। जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में खुद 1% बची हो या 2% बची हो, उस माइनॉरिटी में खासतौर पर हिंदू कितने होंगे ये भी चीज समझनी जरूरी है। और क्या हिंदुओं के बीच इतने मतभेद हैं या उनके साथ में इतना वर्ग में व्यवहार बुरा है कि उनको यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या इस बात को समझा जाए? और क्या हिलाल साहब जो कह रहे हैं उस तर्क को गले नीचे उतारा भी जा सकता है? द्विवेदी साहब से मैं कमेंट लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहा हूं। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि आज मेरे घर में गुरु का प्रवेश हुआ। गुरु? बृहस्पति? जुपिटर। एक बार घर में इसका प्रवेश हो जाता है तो परिवार में खुशियां ज्यादा ले आता है। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, आधी रात तक मचाओ शोर, खुशियां बांटो डोर टू डोर। दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का पाप टीवीएस स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. Sunny. आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। Own the bliss and fall in love. Try out. आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। भाई साहब, चलिए अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हैं। क्यों, क्या हुआ? बार बार सिर्फ एफडीज में इन्वेस्ट करने से थोड़ी ना फायदा होगा। अरे आज के जमाने में इन्फ्लेशन के बाद एफडी रिटर्न से हाथ में क्या बचता है? सोल्यूशन बताएंगे? अरे निफ्टी ईटीएफ करता है इंडिया की 50 टॉप कंपनियों में निवेश बिना चर्न, चार्जेस बहुत कम और हायर रिटर्न्स की वजह से इन्फ्लेशन का कम प्रभाव, यानी हाथ में बचे ज्यादा। इसे कहते हैं रियल रिटर्न्स। यही तो है निफ्टी ईटीएफ का जादू। अरे भाई, अब तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए। हाँ? सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Issued in the public interest by NSE. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य को बड़ा करते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब देश में अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट पर हो हल्ला मचा था। उस शोर में किसी जहन में ख्याल भी ना आया होगा कि आखिर पाकिस्तान का सच क्या है। हो हल्ला सिर्फ भारत पर मचा। लेकिन चलिए आपको ये बताते हैं, सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं।
अमेरिका के विदेशी विभाग की तरफ से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक आजादी को लेकर प्रेसिडेंट पद के रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार और सीनेटर मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को विशेष रूप से चिंताजनक देश, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न बताते हुए गहरी चिंता व्यक्त की है। स्वतंत्र अमेरिकी आयोग USCIRF द्वारा जारी की गई 198 देशों की इस सूची में पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखा गया है। 2014 की इस रिपोर्ट में हिंसा, बलात्कार और धर्म परिवर्तन की अनगिनत दुखद घटनाओं का उल्लेख है। 9 साल की एक हिंदू लड़की का अपहरण और बलात्कार के बाद हत्या, एक हिंदू स्कूल अध्यापिका सपना को बंदूक की नोक पर शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, स्थानीय हिंदू व्यापारी सेठ भोजरा जाट के 5 बच्चों का अपहरण, एक गरीब खिलौना निर्माता की नाबालिग बेटियों जमुना और पूजा का जबरन धर्मांतरण और उनकी लाशों का कब्र से गायब हो, कराची के एक हिंदू दंपति की 3 नाबालिग बेटियों का मदरसे में जबरन धर्मांतरण, विवाहित हिंदू महिलाओं का अपहरण, उनका जबरन धर्मांतरण और फिर मुस्लिमों से उनकी शादी सिंध प्रांत में बहुत आम है। भले ही सभ्य देशों में गुलामी प्रथा समाप्त हो गई हो, किंतु इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण पाकिस्तान में आज भी लाखों हिंदू बंधुआ मजदूर के रूप में गुलामी जैसी स्थिति में जीवन जी रहे हैं। फाटा में आज भी जजिया प्रथा लागू, हिंदुओं को हर साल प्रति व्यक्ति देने पड़ते हैं 25,000, स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में जुल्म के अध्याय, हिंदुओं को मारने का कोई अवसर न छोड़ने की शिक्षा। ये तो अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू परिवारों की स्थिति है। अब जरा मंदिरों के हालात भी जान लीजिए। हैदराबाद में हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़कर अपवित्र की गई, फिर मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। लड़काना, थारपारकर और टंडो मोहम्मद खान में हिंदू मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में आग लगा दी गई। हैदराबाद में देवी काली माता के मंदिर की जमीन पर कब्जा, पेशावर में आर्ट ऑफ लिविंग के योग केंद्र को खाक कर दिया गया। अब रिपोर्ट का आखिरी सच जान लीजिए। एशियाई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में हिंदू सफाई कामगारों के 720 परिवार बार बार बलात्कार, अपहरण की घटनाओं से परेशान होकर अपने 1 सदी पुराने आवास खाली करने को विवश हो गए। उन्हें न तो पुलिस की मदद मिली और न ही पाकिस्तानी रेंजर्स की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, ये सच्चाई है जो पाकिस्तान की निकल करके सामने आ रही है और इस सच्चाई पर गंभीरता के साथ में मंथन जरूरी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मैं एक बार भुवनेश जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं जैनन जैन साहब को रुख करूंगा। जैन साहब, स्थिति क्या है ये आपने देखी? पाकिस्तान में साफ तौर पर स्थिति ये है कि या तो बदल जाओ या फिर आप वहां पर रह नहीं सकते, आपके साथ मारपीट की जाएगी, आपके जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। हम कैसे ये चीज मान लें? कोई वर्गीकरण का दोष भी है या हिंदू धर्म में जो वर्ग होते हैं उसका कोई दोष है, परेशानी है? राहुल साहब, आपकी आवाज मुझे पूरी सुनाई नहीं दे रही है। हेलो हेलो जी, हेलो जैन साहब, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, मेरा सवाल ये है। हाँ, बताइए। इस दोष को पाकिस्तान के भीतर जो कुछ हो रहा है क्या समझा जाए? ये धार्मिक ज्यादा है या फिर हिंदू धर्म के अंदर स्थिति बनी हुई है उसका कारण है? राहुल साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं थार रेगिस्तान के आदिवासियों पे काम कर रहा था तो ये समझ थी कि भील जाति के जो लोग हैं वो चाहे वो जाटों के साथ रह रहे हैं, चाहे मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, चाहे राजपूतों के साथ रह रहे हैं, तो वो एक साझा संस्कृति के साथ रहते रहे हैं। तो ये जो सिंधी मुसलमान है, चाहे पाकिस्तान के इस साइड में है चाहे पाकिस्तान के उस साइड के अंदर है, तो सिंधी मुसलमान हो, चाहे सिंधी भील हो, सिंधी चारण हो या सिंधी बनिया हो, कोई भी हो, तो ये लोग साझा संस्कृति के साथ रहने की जो है वो संस्कृति रही है। और आज भी यदि 30 लाख हिंदू पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो सिंधी मुसलमानों के साथ रह रहे हैं और दूसरी जातियों के साथ भी रह रहे हैं। लेकिन इन 10-15 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से बदलाव उस इलाके के अंदर आए हैं तो उसमें सिंधी मुसलमानों में भी कट्टरवाद जगह है।
तो दूसरे जो गैर सिंधी मुसलमान है उसमें भी जो है कट्टर वर्ग जो है पैदा हुआ है, ये मिलकर वो वहां की शांति व्यवस्था को जो है खतरे बने हुए हैं। तो ये जो एक साझा जो संस्कृति है उसके मैं द्विवेदी साहब के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है भुवनेश जी, आता हूं मैं आपके पास में। इससे पहले मैं द्विवेदी साहब के पास में जाऊं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं फौरन लौट रहा हूं। क्या ये समस्या और क्यों ये लोग माइग्रेंट बन के भारत आ रहे हैं और क्यों इनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं और उस अत्याचार के पीछे का कारण क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि नहीं आप धार्मिक चश्मे से ना देखें, आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। फौरन लौट रहा हूं। प्रायोजक NSC इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड ट्रस्ट। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। घर एक स्वर्ग होता है, जैसे चाहे रो जियो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जिस ताकत ने मेरे को दुनिया भर में मान सम्मान दिलाया, वही ताकत मेरी प्रॉब्लम बन गई। फिर एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो। उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा है। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। सरसों बीज बोना चाहते हो तो कोई और सरसों बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च सरसों बीज अवनी 9 और अवनी 15 बोइए और अधिक उपज लीजिए। पेश है इंडिया की नंबर 1 110cc मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन, स्टाइल का नया स्टार। ब्रो ये दे दे। किसको? डैड को। ये जो HD बॉक्स लाए हो इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, डैड के फेवरेट नहीं। बढ़ के आया पढ़ा ले बच्चों। Wish True HD Plus, maximum HD channels, including dad's favorite। तो वो इतने गुस्से में क्यों है? बड़े वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज आगे पीछे कब रहता है खोता। पढ़ा ले बच्चों। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। और ब्रेक के बाद में अहम जानकारी और खबर आपको दिखानी जरूरी है। मुस्लिम महासभा ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं को देश में शरण देने की बात कही है। मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सैयद साहिब आलम ने जी मरुदरा से बात करते हुए ये बातें कही और कहा कि जब बांग्लादेशियों को शरण दी जा सकती है तो फिर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को क्यों नहीं? वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में। इस पर मुस्लिम महासभा का क्या कहना है? मुस्लिम महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ हैं। इस तरह से वो शरण मांग रहे हैं। जब हम दूसरे देशों के लोगों को शरण दे सकते तो क्या इन्हें शरण नहीं दी जा सकती? जी बिल्कुल ठीक कहा। कुरान करीम में एक आयत है वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी कि बेशक अल्लाह हर चीज पे और हर शय पे कादिर है। तो जब जमीन और आसमान उसके बनाए हुए होते हैं तो हम कौन होते हैं? एक दूसरे को बांटने वाले। पहली बात तो ये बंटवारा ही गलत हुआ था। अब बंटवारे के साथ साथ लोगों का बंटवारा और दिलों का बंटवारा ये और भी निंदनीय है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेशियों को इजाजत दी गई है, अगर पाकिस्तानियों को किसी अवस्था में संदिग्ध पाया जाता है तो इस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए और देख होनी चाहिए ऐसी कि इसमें एक खुल के सामने आ जाए कि ये लोग कौन हैं। और यदि वो लोग निर्दोष पाए जाते हैं, एक आम नागरिक पाए जाते हैं, तो हम भारत के सरकार से, भारत के राष्ट्रपति से अपील करना चाहेंगे कि उनकी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मजहबों से ज्यादा और मुल्कों से ज्यादा इंसान की अहमियत होती है और इंसानियत का तकादा यह कहता है कि किसी को दर बदर न किया जाए। क्या कारण है कि ये लोग सब पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते? इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, वहां पर हमें सुरक्षित महसूस नहीं होता। सीधा सीधा सा एक कारण है कि आतंकवाद का पर्याय बन चुका है पाकिस्तान। ISI का गढ़ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हर मुसलमान इसकी कड़ी मजम्मत करता है। सिर्फ भारत के हिंदू भाई नहीं, यहाँ के रहने वाले हर सेकुलरिज्म को, हर मुसलमान को पता है कि भारत के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाला कौन सा आतंकवादी संगठन है और उसकी शरण है पाकिस्तान। और प्रोफेसर मनन द्विवेदी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। द्विवेदी साहब, मैं आपके पास में आता हूं
ये बहुत जरूरी है अब ये कहना कि जितने समझदार लोग सीमा के इस पार हैं, अगर थोड़े उतने सीमा के उस पार होते तो शायद ये स्थिति कभी बनती नहीं। हाँ, आपने जो बात बोली है बिल्कुल पूरी तरह सही है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। पर मैं आपको दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब कैंपेनिंग कर रहे थे अप्रैल 2014 में, राजनाथ सिंह जी कर रहे थे, तो मैं बड़ा आशावान था, मैं बड़ा एक्सपेक्टेंट था और अभी भी एक्सपेक्टेंट हूँ, अभी भी मैं निहिलिस्टिक या नेगेटिविस्ट नहीं हुआ हूँ। पर तो उन्होंने ये बातें कही थी कि जो विस्थापित हैं पीओके के, चंब के और जो बाकी जो रीजन से जो विस्थापित हैं, तो उस समय ये बात भी सामने उठी थी कि इन लोगों को रखा जाएगा भारत में और इन लोगों को पूरे सम्मान के साथ रखा जाएगा, और ये बात भी इनडायरेक्टली कही गई थी कि इन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो राजनाथ सिंह जी ने भी यही बात कही थी और मोदी जी ने भी यही बात कही थी। तो मुझे ऐसा, और इसमें हम एग्जाम्पल ये भी हम बात कर सकते हैं कि हम जो हमारे पहले जो वक्ता है उन्होंने भी बताया कि सिंधियों का एग्जाम्पल जो इंस्टेंस है वो बहुत अच्छा है। मैं 6-7 वर्ष गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गुजारे, गुजरात में, तो जिस तरीके का एसिमिलेशन वहां पर सिंधियों का, मैं बात करने दीजिए मुझे, तो जिस तरह का एसिमिलेशन सिंधी लोगों का है, तो उसमें देखा उल्लासनगर, अहमदनगर, अहमदाबाद, कुबेर नगर, वहां पे एक तरीके से साझा संस्कृति बन गई है। तो अगर लॉन्ग टर्म में इस तरीके की बात की जाए, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, बिजवासन में, तो जो ये इनके ऊपर तकमा है कि आप माइतेरा सिंधी सिंध से आए हैं या वेस्टर्न पाकिस्तान से आए हैं, तो ये तमगा इनके ऊपर हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं दो बातें और छोटी सी जल्दी से कहना ये चाहूंगा कि एक तरीके से जो इंट्रांसिजेंस है, जो थोड़ा सा हिचक है भारत सरकार की, उसके पीछे भी कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से भारत पाक संबंध जा रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्षों से, तो भारत पाक संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा सकती है कि उफा में नवाज शरीफ जी और मोदी जी में ये बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई थी, जो सुषमा स्वराज ने भी कई बार रिपीट की है मीडिया में और अपने MEA के डॉक्यूमेंट्स में। ये बात हो गई थी कि टेररिज्म को, आतंकवाद को ही इशू बनाया जाएगा, कश्मीर को और अदर आउटस्टैंडिंग इश्यूज को कोई इशू नहीं बनाया जाएगा, और बातचीत आतंकवाद के ऊपर, और एक तरीके से डायस्पोरिक टच भी दिया गया था उफा के स्टेटमेंट में, जिसमें कहा गया था कि जो फिशरमैन पाए जाते हैं 300-400 हर वक्त भारत के पास रहते हैं और बाकी के 300-400 जो फिशरमैन है वो पाकिस्तान के पास रहते हैं। तो इन लोगों को एक तरीके से मतलब विस्थापित ही हो गए हैं या कैद में है या किसी तरीके के छुपे हुए एग्जिस्टेंस में इनको वहां से निकाला जाएगा और रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ाया जाएगा। पर जब बात ये साबित हुई कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोवल जी बात करेंगे सरताज अजीज के साथ पाकिस्तान के, तो उसके बाद जब ये आने लगे अगस्त में, तो इसको पूरी तरीके से मनाही कर दी गई और सुषमा स्वराज जी ने ये बताया कि एक तरीके से ठीक है भारत ने लेटर भेजा पर वो लेटर का जवाब ही नहीं आया और DGMO की टॉक्स भी नहीं हो पाई और DG BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स की टॉक भी नहीं हो पाई। तो एक तरीके से जो कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन और जो एक शेडो ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, उस कारण से भी शायद कई सिक्योरिटी एंगल, जो शुरुआत में कही गई है बात, सिक्योरिटी एंगल की अनक्लैरिटी के कारण भी शायद इन विस्थापितों को सफर करना पड़ रहा है। इतनी बात मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं राहुल जी, वैसे देखिए ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वजह से थोड़ा सा सफर करना पड़ा। बंसल साहब जी, बंसल साहब आता हूं आपके पास में, मैं सोडा साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि जैसलमेर के जो पाक विस्थापित हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने PM मोदी को पत्र लिखा है, बाकायदा मदद की गुहार लगाई है और उस पत्र में यह कहा गया है कि PM साहब आप हमारी मदद कीजिए। ये मदद की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां जो 88 लोगों का परिवार है जो पहुंचा हुआ है, उन्होंने की है। हिंदू सिंह सोडा साहब, एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको कि बार बार उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है, वो ये कि ये सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डर हो सकता है जैसलमेर में रहने से। नहीं, इसमें क्या ऐसा नहीं माना जाए कि कोई डर है? और अगर जैसलमेर में नहीं तो क्या जोधपुर में रखा जा सकता है, कहीं और रखा जा सकता है? मैं आपको थोड़ा सा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो आपके साथ में अशोक गहलोत साहब बात कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री साहब, उनके काल के अंदर, प्रथम काल के अंदर 2001 के अंदर एक रिव्यू कमेटी बनी थी इस समस्या के इसका रिव्यू किया जाए। उस कमेटी में मैं अकेला एक नॉन गवर्नमेंट मेंबर था, मेरा संगठन था बेसिकली, और उसमें मैं अपने संगठन को रिप्रेजेंट कर रहा था।
हर बैठक के अंदर ये सिक्योरिटी की बात कही जाती थी कि इंटरनल सिक्योरिटी पर ये लोग थ्रेट हो सकते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मैंने ऑन रिकॉर्ड, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड हमने ये पूछा कि अभी तक उन लोगों का आप फहरिस्त दीजिए, लिस्ट दीजिए, हमें नाम बताइए, या आपके पास में आंकड़े होने चाहिए जो धार्मिक आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ है। गौर से सुनिएगा, खाली पाकिस्तान से काम नहीं चलेगा, धार्मिक आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिन्होंने भारत सरकार से गुहार की कि हमारा धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है, और आपकी इंटेलिजेंस ने, चाहे वो स्टेट इंटेलिजेंस हो, बॉर्डर इंटेलिजेंस हो, आपकी MI हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, कोई भी आपकी एजेंसी हो, जिसने एक भी आदमी को अगर इस आधार पर, शक के आधार पर भी अगर पकड़ा है या कभी भी वो सजायाफ्ता पाया गया है, आज तक ऐसा एक भी केस नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली के अंदर बैठ करके इस तरह की बातें की जाती है जिनका जमीनी हकीकत से कहीं दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, आप बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की, अभी PIO को मर्ज किया OCI के अंदर, OCI कार्डधारी आपने बना दिया पूरे दुनिया के मुल्कों को, और हम तो उसका स्वागत करते हैं, हम तो उसको अच्छा कदम मानते हैं कि जिसकी भी जड़ें भारत के अंदर है आज से 10 पीढ़ी भी पहले, और अगर वो स्टेब्लिश ये करता है कि वो पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन है, आप उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्डधारी बना देंगे। आपका सिक्योरिटी कंसर्न वहां कहां जाता है? आप तमाम, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तमाम वो लोग जो कि जिनको आप ऑर्डर बदल जाते हैं वो यहां पर आते हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। क्योंकि सुनिए, आप होता क्या है, ये सिक्योरिटी कंसर्न आप उनको प्लेस ऑफ वीजा, जैसे सही बात है। अर्चना जी भी जुड़ी हुई है, अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ी है। सोड़ा साहब, एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूं। अर्चना जी, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से, उससे पहले डूडी साहब का भी स्टेटमेंट आया। उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए, इनको यहां पर रखना चाहिए। और सोड़ा साहब ये कह रहे हैं कि आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे पता चल पाए कि ये कभी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे, हैं या हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी पाकीज़गी के साथ में हिंदुस्तान में अभी तक ये लोग रहे हैं। सवाल ये है कि अब सरकार को करना क्या चाहिए, और क्या इन लोगों को अगर जैसलमेर से जाने के लिए कहा जा रहा है तो क्या सही कहा जा रहा है? राहुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है, मानवीय मुद्दा भी है, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है, तो सरकार इसमें संवेदनशील होनी चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं रिसर्जन राजस्थान लाएंगे, निवेश लाएंगे, जैसे आप सहकार की बात करते हैं सब दूसरे देशों से और दूसरे राज्यों के साथ, तो ऐसी अवस्था में जो पीड़ित मानव था उसके प्रति आपकी क्या संवेदनशीलता, विशेषकर वो पार्टी जो सही कह रहे थे सोड़ा साहब कि आप POI और सबके बारे में जो कह रहे हैं कि उन्हें एक ही कार्ड इशू करके और उनकी जो रहने की अवस्था उसे 10 साल तक के लिए स्वीकृति देने के पश्चात उनके निवेश और उनके भविष्य को सुनिश्चित करते हुए गाइडलाइंस बनाएंगे कि वो विदेश में रहने के बावजूद भारत के नागरिक के तौर पर जब आना चाहे तो उन्हें सुविधा मिले। ऐसी अवस्था में जो लोग वहां पर प्रताड़ित हुए हैं और वो लोग वहां जाने में अपनी ऐसी वेदना व्यक्त कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की कि हमारी बच्चियों के साथ दुराचार होता है, हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता और हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो इस चीज को गंभीरता से ले, इनके वीजा अगर कोई प्रावधान है तो वीजा को एक्सटेंड कराए, कुछ समय तक इन्हें रहने दे और तब तक उस समस्या का समाधान निकाला जाए, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने कमिट किया था अपने चुनावी मुद्दे के तौर पर कि हम ऐसे विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए प्रयास करेंगे और इसके लिए नीति निर्माण करेंगे। तो ऐसी अवस्था में इस मानवीय मुद्दे को देखते हैं और आप देख रहे हैं पूरे विश्व में क्या स्थिति है, सीरिया से लोग पलायन करते हैं, तो जर्मनी ने भी उनके लिए प्रावधान किया कि हम इनको अपने यहाँ रखने की सुविधा देंगे। तो ऐसा कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के प्रशासन के माध्यम से इन्हें जबरदस्ती वहां भेजा जाएगा और इनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की संवेदनशील सरकार को माना जाए। बिल्कुल अर्चना जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी, उनका कहना था कि इनको यहाँ पर रहने देना चाहिए। बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, हिंदू सिंह सोढ़ा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि आज तक न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा कभी हुआ और इस बात की जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है, न कभी होगा कि कोई वहां से आया हुआ माइग्रेंट सुरक्षा के लिए खतरा रहा हो। तो इस आधार पर उनको ये नोटिस दिया जाना और कल तक की मोहलत दिया जाना कितना सही है? बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, बात यह है कि एक तरफ तो बड़ी पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमान भारत के अंदर, भारत की धरती को जो है ना जी एक टेरर का केंद्र बनाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर एक्सपांड कर रहे हैं। उनको ऊपर अंकुश लगाने के बजाय ऐसे निर्दोष लोगों को ऊपर अंकुश लगा रहे हैं जो इस मां भारती के सपूत हैं और जो उत्पीड़न के शिकार हैं। आप देखिए कि एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, जो धार्मिक वीजा पर भारत आते हैं
उनको मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार की नीति में कहीं खोट है या कहीं जो है कहीं जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। उनको एक स्टेट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वीजा दिया जाता है। समझ में नहीं आता को अगर राजस्थान के लिए वीजा दिया गया तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा सकते, वो आखिरकार दिल्ली क्यों नहीं जा सकते। आज धार्मिक वीजा देते हैं, वो विभिन्न धर्म स्थलों के लिए जाना होता है उनको, लेकिन उनको वो जाने में परमिशन नहीं मिलती। ऐसी सब पेचीदगियों को खत्म करना चाहिए। दूसरी बात यह कि इस वास्तव में इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को चेक करना। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे मेहमान है या कोई दूसरा है, उसका सिक्योरिटी चेक होना चाहिए और सुरक्षा की कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इतने दिनों से रह रहा है यहाँ पर, इतने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, सरकारें और हुकूमतें तो आपके शहीदों की, लेकिन फिर भी आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ आवाज उठाइए ना। मैं कहता हूँ आज की डेट में कोई भी इनको बाहर नहीं निकाल सकता। मैं ये भी बता दूं आपको, मैं अभी जो है चाहे वाली सरकार कितना प्रयास कर ले, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर रहेगा और यहीं पर जो है ना जी, उसके लिए सारे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था सरकारों को करनी पड़ेगी। हमने बात की है सरकारों से और निश्चित रूप से ये समस्या भी आज हल हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस आपके जी न्यूज की एक विशेष मुहिम के माध्यम से भी मुझे लगता है कि ये अब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय तक मामला पहुंच चुका होगा और निश्चित रूप से एक त्वरित कार्रवाई के तहत इनको रोका जाएगा। और मुझे ऐसा मानना है कि इसमें अब ऐसा कोई दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था सरकारों को करनी पड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद की जो एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से वापस लौटूंगा। मैं हिलाल साहब के पास में जाऊंगा, हिलाल साहब से ये चीज पूछूंगा ब्रेक से आने के बाद में कि क्या मुस्लिम बुद्धिजीवियों की पाकिस्तान में कमी है? जिस तरह की गंगा जमुनी तहजीब हमारे यहाँ है, जिस तरह से हम राग करते हैं या जिस तरह से दूसरों के लिए हम जाजम बिछाते हैं, क्या वहां पर ऐसा नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर करना क्या चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं। भाई साहब, चलिए अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हैं। क्यों, क्या हुआ? बार बार सिर्फ एफडीज में इन्वेस्ट करने से थोड़ी ना फायदा होगा। अरे आज के जमाने में इन्फ्लेशन के बाद एफडी रिटर्न से हाथ में क्या बचता है? सॉल्यूशन बताएंगे? अरे निफ्टी ईटीएफ करता है इंडिया की 50 टॉप कंपनियों में निवेश बिना चर्न, चार्जेस बहुत कम और हायर रिटर्न्स की वजह से इन्फ्लेशन का कम प्रभाव, यानी हाथ में बचे ज्यादा। इसे कहते हैं रियल रिटर्न्स। यही तो है निफ्टी ईटीएफ का जादू। अरे भाई, अब तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए। हाँ? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Issued in the public interest by NSE. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, आधी रात तक मचाओ शोर, खुशियां बांटो डोर टू डोर। दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का बाप टीवीएस स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। हनी हर्बल्स हेयर कलर, ट्राई इट, natural and safe from Maxon's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. Sunny. पेश है इंडिया की नंबर 1 110cc मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन, स्टाइल का नया स्टार। Own the bliss and fall in love. Prayag.
और ब्रेक के बाद में एक बार फिर से सीधे मैं हिलाल साहब का रुख करूंगा। हिलाल साहब, आपने एक चीज मोटे तौर पर मानी है कि हाँ, वहां पर धार्मिक स्थिति बहुत ज्यादा सौहार्द की नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हिंदुओं के लिए वहां पर हो रहा है और इसलिए वो यहां पर आ रहे हैं। इस चीज को आपने माना वहां की परिस्थितियों को? मोटे तौर पर नहीं। क्या इस चीज को माने कि 15 अगस्त 1947 को जिन लोगों ने जिन मुस्लिम परिवारों ने भारत में रहना स्वीकार किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जिन हिंदुओं ने पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया, उन्होंने भूल की, उन्होंने गलती की, और वहां जब गए तो उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जो वो सोच के गए थे। अब ये जो सवाल आपका है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं रिसर्चर हूं और मैं जटिलताएं देखता हूं। तो जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने फैसला किया कि वो यहाँ पर रहेंगे, तो इसमें एक स्पष्ट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे, जहां पर कि इस तरह के बंटवारे नहीं हुए थे, वहां पर चीजें बिल्कुल अलग थी। इसलिए ये कहना कि हिंदुस्तान के जितने भी जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ रहेंगे, ये सही नहीं है। तो पहली चीज तो ये स्पष्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि हिंदू यहाँ से गए नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना रिसर्च किया है, उसमें हमें ये ज्यादा ध्यान देना योग्य है कि जो हिंदू थे, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जिन्होंने एक समय के बाद में सिंध में खास तौर से हिंदुओं को रीअश्योर करना शुरू किया कि वो वहां से ना जाएं, लेकिन हिंदुस्तान से हिंदू पाकिस्तान गए हों, ऐसा बहुत मुझे लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर ऐसा हुआ है। तो हिंदू नहीं गए हैं, मुसलमान जो रुके वहां पर उन्होंने भी गलती की। हाँ, अब देखिए ये एक बार फिर वही सवाल है कि जो रुके उन्होंने गलती की या नहीं की, इस पर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह का समाज पाकिस्तान में बना, वो समाज धार्मिक कट्टरवाद की एक शक्ल ले चुका है आज। और वो मैं एक बार फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो केवल हिंदुओं के साथ नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों के साथ में भी है जो कि बहुसंख्यक इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान में जो समन्वयकारी नीतियां होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई हैं। जहां तक आपका जो पहले ब्रेक से जाने से पहले का सवाल था कि जो बुद्धिजीवी हैं, मैं मुस्लिम बुद्धिजीवी अपने आप के साथ में नहीं जोड़ना चाहता हूं। मेरा काम रिसर्च करना है, मैं मुसलमान हूं, एक अलग मसला है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि वहां के बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या कहा। पाकिस्तान में एक स्ट्रांग लिबरल वॉइस है और पाकिस्तान की वो स्ट्रांग लिबरल वॉइस लगातार पाकिस्तान में होने वाले हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं, उन पर आवाज उठाती रही है। बदकिस्मती जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो नहीं, विनोद भाई 2 मिनट आप जरा सा, अगर आपने नहीं सुनी तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर हम इसको जो लिबरल वॉइस जो है, पाकिस्तान की लिबरल वॉइस को अगर हमें वाकई जानना है, तो आप बहुत सारे ऐसे फोरम हैं, इंडो पाक जो पीपल टू पीपल डायलॉग फोरम है, जिसमें बराबर ये कंसर्न रहा है पिछले 20 सालों से कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंदू होते हुए अत्याचार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फोरम्स को बढ़ावा देना चाहिए। हिलाल साहब, आपकी बात पे सोडा साहब कमेंट करना चाहते हैं। हाँ सोडा साहब। पहली बात तो मैं ये साफ कह दूं कि जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर निजाम था, उसकी तो मैं आपको बात कर चुका हूं। और दूसरी जो बात है कि वहां पर एक तो निजाम कोई है ही नहीं, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सके, जो कम से कम उनको यह एहसास दिला सके कि वो लोग महफूज हैं उनके अपने मुल्क के अंदर। और दूसरी जो बात है, जो अभी ये लिबरल की बात कह रहे थे, लिबरल ऑफकोर्स हैं, लेकिन जो नॉन एक्टर्स हैं वहां पर, जो स्टेट, एक तो स्टेट है अपने आप के अंदर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, और एक नॉन स्टेट एक्टर्स है। नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर मिलिट्री जिसने वहां पर 35 साल राज किया, नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, नॉन स्टेट एक्टर जो वहां पर बाकी जो इदारे हैं, ISI से लेकर के बाकी सब लोग हैं, तो इनकी जो भूमिका है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जो लिबरल है वहां पर, उनकी एक तो आवाज कहीं आपको सुनाई नहीं देती, उनकी कहीं आवाज जो है वो है, वहां पर प्रेजेंस तो है उनकी, और वो लोग इनके हिमायती भी हैं, क्योंकि उनको अच्छे ढंग से पता है कि जिस दिन जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ में ये मुहिम जो है वो उनकी तरफ एक दिन मुड़ेगी, क्योंकि वो जो शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं, जो एक शेयर्ड कल्चर है, उससे वो लोग वाकिफ हैं अच्छे ढंग से, लेकिन उनकी आवाज जो है वो पहली बात तो बहुत कम है। और दूसरी बात जो ये है कि बंटवारे के वक्त में जो ये जिन्ना साहब की जो बात है कि उन लोगों ने ये एश्योर किया था, या उस वक्त क्या एक पॉलिसी रही है, आप सीधे 15% से अगर 1.5% पर आ जाते हैं तो लोग कहां गए?
अगर आप वहां पर कोई निजाम दे पाते तो हमारे यहां पर भी आप देखिए माइग्रेशन का कोई सिलसिला 47 को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इनके साथ जो त्रासदी है सबसे बड़ी वो ये है कि ये वहां पर हिंदू हैं बिल्कुल और यहां पर ये पाकिस्तानी हैं। यहां पर तमाम, जैसे अभी मैं खास करके खाली हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, अगर यहां भी अगर आप देखें तो अगर इनको अगर कोई भी, जैसे गवर्नमेंट बार बार जो कहती है और तमाम सरकारों ने एक बात कही है कि पाकिस्तान में इनके साथ में जो कुछ भी सुलूक हो रहा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे जो पाकिस्तान का, चाहे वो आपसी इनके एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ में जो बातचीत होती है बायलैटरल जिनको टॉक कहा जाता है, वो चाहे साउथ एशिया के संदर्भ में एक बाकायदा ऑफिशियल सार्क है उसके प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे यूएन, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाने के अंदर भारत नाकामयाब रहा है, यह भी आप मुझे कहने की इजाजत है। और इसलिए बार बार ये कहने के बावजूद कि वी आर कमिंग विद ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या होगा, सिग्नेचर फॉर रिहेबिलिटेशन की हम लोग बात करेंगे। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है लीगल रिजिम होना चाहिए, एक रिसीविंग मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बाकायदा पॉलिसी कवर होना चाहिए जो कि पूरे इस प्रकरण के अंदर एकदम गायब है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप महफूज नहीं है, भारत के अंदर भी आपके लिए कोई नीति नहीं है, तो आप ये एक रीजनल डिस्प्यूट नहीं है, रीजनल मैटर नहीं है, आखिर कहां जाएंगे ये लोग? ये राष्ट्रीय भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मसला। और क्या हिंदुस्तान इस पूरे मसले को उस तरीके से रखने में कामयाब नहीं हो पाया है। और अगर रखता, जैसा कि शुरुआत में हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमानों ने भी कहा, हिलाल साहब ने भी कहा कि अगर उस तरीके से उठाया जाता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।